लेकिन एंगुलर के वर्जन 15 पर आपके पास फायरबेस की कनेक्टिविटी नहीं हो जाती है, लेकिन थोड़ा लंबा काम करना पड़ता है। अभी आप लोग स्टार्टिंग में मतलब अभी सीख रहे हो, तो आपको इतने उसमें नहीं डालना एरर्स में, आपको डायरेक्ट पहले काम बताना। जब मैं जैसे मैं एंगुलर 14 का काम करवा रहा हूँ, एंगुलर 14 पे फायरबेस की कनेक्टिविटी करवा रहा हूँ, इसी तरीके से जब 15 पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगी ना, सेम यही तरीका होगा, बस आपको यही काम करना पड़ेगा। मसला ये होगा, अभी हमारे पास एंगुलर 15 के वर्जन पे इन्वायरमेंट का फोल्डर नहीं आ रहा होगा। आप लोगों ने आज यहाँ पे बना लीजिए, आप लोगों ने उस दिन कमांड चलाई थी, चली, लेकिन अभी कुछ एरर आ रहे थे शुरू में, आ रहे थे ना। अब यही मैं अगर आपको पहली क्लास में बोलूँ मैं इन्वायरमेंट का ऐसा बनेगा, मेरे सर्वर पीसी पे बन गया, यहाँ पर आपको मैंने किसी तरीके से बनवा दिया, घर पे आके मसले मसाइल हो गए, फिर क्या करेंगे? घर पे अगर बात है नहीं फिर भी अभी उस पर चले आएंगे हम लोग, वहाँ पे फायरबेस की कनेक्टिविटी भी बता दूंगा, लेकिन अभी मैं एंगुलर 14 पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा था कि हमारे पास जो भी बना हुआ था एंगुलर की, जितने भी वर्जन यहाँ पे बने थे 15 पर ही काम कर रहे थे हम लोग शुरू से, लेकिन अब मुझे एंगुलर 14 पे बनाना था। तो एंगुलर 14 का आपको जब प्रोजेक्ट बनाते हो कोई चेंज नहीं है, बस आपको ये एसआरसी के अंदर एक एनवायरनमेंट का फोल्डर दिख जाता है। इस एनवायरनमेंट के फोल्डर के अंदर ही सारा फायरबेस का काम होता है, ठीक है। तो हम लोग फायरबेस, ये आपको एंगुलर 14 पर अभी काम करना पड़ेगा। एंगुलर 15 जब तक तरीके से आ जाएगी, आप लोग फायरबेस जब वगैरह वहाँ पे कनेक्ट कर लेना, ईजी हो जाएगी, कोई मसला आएगा तो बता देना। अच्छा, ये हो गया। मैंने अपना एंगुलर 15 से 14 पर आया कैसे, कैसा है? मैंने पहले क्लास में 3 कमांड बताई थी आप लोगों को कि भाई आप लोग डाउनग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो वो 3 कमांड्स कौन कौन सी थी, यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पे जाके लिखा डाउनग्रेड एंगुलर वर्जन, ठीक है। डाउनग्रेड एंगुलर वर्जन करने के बाद सबसे पहले मैंने ये स्टेक ओवरफ्लो की वेबसाइट खुली है, भले यहीं से आगे लिंक ले लो, बहुत सी वेबसाइट होंगी जहाँ पर आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, आप लोग स्टेक ओवरफ्लो पे चले जाना। थोड़ा सा नीचे आओगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर आपको 3 कमांड लिखी हुई नजर आ रही है, npm uninstall @angular/cli। इससे आपके पास क्या होगा, जो पुराना वाला वर्जन होगा ना 15 का, वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब जो भी हमारा वर्जन यहाँ पर होता है ना, जो भी चीज़ मैं इंस्टॉल करता हूँ उसके कोई ना कैशे बने हुए होते हैं पीछे। तो सेकंड वाली कमांड हमारे पास क्या काम करेगी, वो जो कैशे बनाई भी होगी ना 15 वर्जन की, वो भी सारे मेरे सिस्टम से क्लियर कर देगी। लेकिन सेकंड वाली जो आपकी कमांड है npm कैशे क्लीन, इसके बाद --4 जरूर लगा दूंगा, --4, इससे आपके सारे कैशे क्लीन हो जाएंगे। इसके बाद वाली लाइन पर आना, और यहाँ पर इसने लिखा हुआ है 1.4.1, इसकी जगह पर आप लिख दोगे 14.0.2। 14 के आगे के कोई भी वर्जन कर लेना, 15 के अंदर अंदर 0.2 1.2 लिख सकते हो आप लोग, 15 नहीं करना। अभी 15 हमारे पास जैसा अभी पहले वाली कमांड बदली एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए, अगर आप वो चलाओगे ना डायरेक्ट आपके पास 15 वर्जन है। लेकिन अब मुझे क्या करना था, उसको कम करना है 14 के लिए, तो मुझे 3 कमांड लिखनी पड़ेगी। बस इसकी जगह पर आप लिख देना 14.0.2, या 14 शुरू में लिख देना और आगे कोई भी वर्जन लिख देना, आपके पास 14 नहीं चलेगा, ठीक है। ये हो गया। ये 3 कमांड चलाने से आपके पास क्या होगा, एंगुलर का 14 वर्जन हो जाएगा। मैंने जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है अभी लगा दिया था क्लास के शुरू में ही, तो हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर टेम्पलेट इंटीग्रेशन और फायरबेस आज का काम है, हो सकता है आज की क्लास थोड़ी लंबी चली है, सही है। मेरे बच्चे भी कम है, जल्दी आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो टेम्पलेट इंटीग्रेशन कैसे होती है उसमें कोई सवाल नहीं है। तो फायरबेस अगर मैं यहाँ पर कराऊंगा 5 मिनट या 10 मिनट आप लोग भी करके मुझे दे दोगे, फिर पूरी क्लास का मतलब वो टाइम चले जाएगा। पीएचपी की फाइल को कैसे इंटीग्रेट करेंगे पीएचपी की वेबसाइट पे यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं हो नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करोगे ना, उसके अंदर 2 फोल्डर होते हैं, एक एसेस का होता है और एक फॉर्म्स का होता है। तो जब फॉर्म्स का फोल्डर खोलोगे ना, उसके अंदर एक फाइल पड़ी होगी .php की, उसको इंटीग्रेट नहीं करते। .php वाली फाइल, यानी इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एसेस वाला फोल्डर टारगेट, यार बातें नहीं, एसेस वाला फोल्डर डायरेक्ट टारगेट करके लेकर आते हैं। सिर्फ HTML CSS और JPD लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। वही वाला जो पुराना टेम्पलेट हमारे पास पड़ा हुआ था, वही वाला स्टार्ट कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर आगे चलेंगे। जी काविश,
प्रैक्टिस है या मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँ? अगर प्रैक्टिस है तो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा। ड्राइव पे फिर मुझे शेयर कर देना अपलोड करके, सही है। खैर इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये रहा हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट। सबसे पहले टेम्पलेट इंटीग्रेशन की तरफ जाना है। अच्छा मैं डायरेक्ट फायरबेस करवा दूँ, ठीक है। आप लोगों को क्या कहते हैं टेम्पलेट इंटीग्रेशन आती है, मैं डायरेक्ट फायरबेस करा भी दूँगा ना तो थोड़ा सा मसला रहेगा कि यार इसके अंदर टेम्पलेट कैसे डालें, ठीक है। तो पहले मैं टेम्पलेट इंटीग्रेशन फिर उसी फोल्डर के अंदर फायरबेस करा ताकि आपको पता चल जाए एक काम हमारे पास करके चल रहा है। लास्ट टाइम तक हम लोग स्टेटिक कर रहे थे, अब डायनामिक में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप था अपना एक टेम्पलेट उठाना था। तो टेम्पलेट हमारे पास वही जो पुराना वाला रखा हुआ है, मैं वही वाला उठा लेता हूँ। ये रहा, इसको मैंने फोल्डर को कॉपी करा और कॉपी करने के बाद अपने इस फोल्डर के अंदर लाके पेस्ट कर दिया। इसका हम लोग काम क्या करेंगे, index.html में आते हैं और सबसे पहले आपको एक कॉन्टैक्ट पे ये चीज़ दिख रही है, नीड हेल्प कॉन्टैक्ट अस, इस पर फॉर्म दिख रहा है। आज इसकी वैल्यू को सबमिट करेंगे फायरबेस के अंदर। आज सिर्फ इंसर्ट वाला पार्ट कवर करेंगे अगर टाइम बचा तो, नहीं तो मैं फायरबेस की कनेक्टिविटी तक आपको करा दूंगा। टाइम बचेगा तो इंसर्ट वाला कर लेंगे, पैच हम लोग अगली क्लास में करेंगे, सही है। तो हमारे पास इसको करना है काम, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके जितने भी फोल्डर्स हैं, एसेट्स में आओगे, जितने भी फोल्डर्स हैं यहाँ से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद अपने डेस्कटॉप पे 210901 ये रहा माय अकाउंट और SRC के अंदर जाके एसेट्स में जाके मैंने कर दिया पेस्ट, सही है। अब सबसे पहले लिंक्स का काम है, तो लिंक्स को हम लोगों को लिखना है तो पहले लिंक्स कर लेते हैं। मैंने index.html की फाइल को भी ओपन विद कोड कर लिया, ओपन विद कोड ये रहा विजुअल स्टूडियो। बातें नहीं, बार बार आवाज़ आ रही है, आवाज़ें नहीं आती, खामोश। यहाँ से टाइटल को कॉपी करना शुरू करा मैंने और यहाँ तक आया, लिंक को कॉपी करके Ctrl+C और अपनी index.html वाली फाइल में जाके पेस्ट कर दिया, सही है। जावास्क्रिप्ट के लिंक रह गया, भले यहाँ से इसको मिटा भी दो। अब जो आपके पास हो गया उसको Ctrl+X कर लिया करो ताकि थोड़ा सा हमारे कम से कम कोड रह जाए। यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग मैंने यहाँ से ढूंढा, हमें यहाँ से मिला तो मैंने यहाँ से इन फाइलों को भी उठाया, Ctrl+X करा और index.html के अंदर आके पेस्ट कर दिया। लिंक सही करने की जरूरत पड़ेगी, style.css के अलावा किसी भी लिंक को सही करने की मुझे जरूरत नहीं है, बाकी सारे मेरे पास सब सही बना हुआ है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सही कर दें, एसेस को मिटा दिया मैंने और यहाँ पे जाके मैंने कर दिया styles.css। अब इसके बाद वाला काम क्या था भाई, अपनी CSS की जो फाइल थी उसका सारा कोड कॉपी करके एंगुलर ने जो मुझे style.css की फाइल बनाई है उसके अंदर पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या करा, एसेट्स को ओपन करा, CSS में गया, main.css में Ctrl+A Ctrl+X करोगे यहाँ से और style.css में जाके क्या कर दोगे, सिर्फ Ctrl+V, ठीक है। हमारे पास ये हो गया। अब सबसे पहले ऐप कंपोनेंट की बारी आती है। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें रखी थी, हेडर और फुटर रखा था बस, और राउटर आउटलेट का मैंने क्या करा था, टैग लगाया था। तो हम लोग भी वही वाला काम करते हैं। तो मैंने सम स्टाइल को क्लोज कर दिया, यहाँ से जाके index.html मेरे से गलती से क्लोज हो गई थी, वापस ओपन कर लेते हैं। Ctrl+F, यहाँ पे जाके मैंने सर्च करा हेडर का टैग, इसने मुझे खुद बता दिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने इसको यहाँ से बंद करके इसको Ctrl+X कर लिया। अच्छा, कैनिजल और हीरो वाला सेक्शन मैंने आपको बताया था, अगर आपको हर पेज पे चाहिए तो आप वो भी पेस्ट करके रखोगे, अगर हर पेज पे नहीं चाहिए तो सिर्फ ऐप कंपोनेंट में हेडर और फुटर डालोगे बस। तो मैं यहाँ से आता हूँ ऐप कंपोनेंट.html वाली फाइल में और इसके अंदर आके मैंने Ctrl+A इसको भी हटाया और Ctrl+V कर दिया। ये वैसे वही आ गया वापस वाला कोड, सही कर लेते हैं इसको। Ctrl+Z करते हैं, यहाँ से Ctrl+X कर लेते हैं, दोबारा से Ctrl+A Ctrl+V, हमारे पास हेडर आ गया। हेडर के बाद और क्या जाएगा, फुटर। तो यहाँ पर आया Ctrl+F FOOTER फुटर, सर्च करा मेरे पास, अच्छा सॉरी फुटर यहाँ से आ गया, ठीक है। बंद करा इसको, Ctrl+X करा और इसको भी यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। लेकिन इससे पहले यहाँ पर टैग ओपन कर लेते हैं, राउटर डैश आउटलेट का, ठीक है। पहले इसको स्पेलिंग तो गलत ही, चलो अभी देख लेते हैं इसका, फिर एरर हट जाएगा। खैर ये हो गया। अब एक मॉडल बनाना है मुझे, क्या करेंगे,
NGGC में एक मॉडल जाके बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे न्यू टर्मिनल में आया, न्यू टर्मिनल में आने के बाद NGGC, अरे यार एक तो ये डायरेक्ट नहीं खुलता कमांड पे, NGGC और यहाँ पे मैंने लिख दिया होम। अच्छा थोड़ी देर के लिए ये मसला कर रहा है तो उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, बाद में लगा लेंगे ताकि एरर हमारे पास अभी नहीं है। हो गया, ठीक है। index.html में आते हैं, यहाँ से मेन को पूरा सिलेक्ट करते हैं। कहाँ गया मेन मेन मेन, ऊपर है। सेक्शन को पहले यहाँ से क्लोज करा, मेन को यहाँ से क्लोज करा, ठीक है हमारे पास सारा हो गया। इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल X करा, हमारे पास बन चुका है home.html में गया और यहाँ पे जाके मैंने कर दिया पेस्ट। अब राउटर आउटलेट यहाँ लगेगा या वहाँ पे लगेगा? ऐप कंपोनेंट वाली फाइल में लगेगा हमारे पास, ठीक है। तो जाकर इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, राउटर डैश आउटलेट, ठीक है। अगेन मसला कर रहे हैं, जाके देखेंगे जब हमारे फाइल रन हो जाएगी, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तब इसका एरर जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट काम है तो ये आपके पास मसले करता रहता है। अब मुझे यहाँ पर ना पाथ डिक्लेयर करना है, सिर्फ अभी कॉन्टेक्ट वाला कर रहा हूँ, अबाउट वाला आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है। मतलब पूरा ना उसका सेट कर लेना कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वाला पेज खुलना चाहिए, इस पर क्लिक करूँ तो ये वाला पेज खुलना चाहिए, वो हम लोग कर लेंगे सारा। लेकिन अभी जिसका मुझे काम है मैं सिर्फ वो कर देता हूँ। फाइल में जाके तो शो करना पड़ेगा, हम शो नोटिफिकेशन लगा देते ना करेंगे। ऐप कंपोनेंट डॉट TSERI कहाँ पे? तो वो वाली फाइल कौन सी होती थी जहाँ पे हम वो module.ts वाली है, ये इंपोर्ट के अंदर से लगाएंगे। होम कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट, ब्राउज मॉड्यूल, NG मॉडल, इंपोर्ट के नीचे था इंपोर्ट तो ब्राउज मॉड्यूल। चलो यहाँ पे राउटर आउटलेट करके देख लेते हैं, कुछ बता रहे हैं हमें। ये राउटर मॉड्यूल लगेगा, देखो 2 मिनट को हटिए। राउटर आउटलेट यहाँ से हटा। अब इसके बाद एक और बनाते हैं NGGC और यहाँ पे बनाते हैं कॉन्टेक्ट, स्पेलिंग सही कर लेते हैं। अच्छा यहाँ से मुझे कॉन्टेक्टस वाला काम उठाना है, तो कॉन्टेक्टस वाला हमारा इस डिप से चल रहा है या ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है? हाँ ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर से ये रहा, इस सेक्शन को यहाँ से बंद करा, कंट्रोल X करा, कंट्रोल X करने के बाद मैं गया कॉन्टैक्ट में, contact.html वाली फाइल हमारे पास ये रही। इसके बाद मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, राउटर आउटलेट हो गया। इसके बाद मुझे ना इसका पाथ बताना था, तो पाथ कौन सी वाली फाइल में जाकर बताते हैं? हाँ भाई ये मैं बंद कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट भी बंद कर देता हूँ, होम भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग कौन सी फाइल में जाके पाथ बताएंगे? भाई ये देखो module.ts के अंदर हमारे पास जितनी नई चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं .html की फाइल में, यहाँ पर उसकी कॉल करना पड़ता है। जैसे फॉर्म मॉड्यूल वगैरह हमारे पास थे वो हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ता है। जब हमें पाथ बताना होगा तो हम जाएंगे इस वाली फाइल में, सॉरी क्या मसले ये हैं एक तो। हाँ यहाँ पर एक राउटिंग वाली फाइल होती है ना, कहाँ गई? ऐप module.tseri, इसमें तो हमारे पास पाथ नहीं बनेगा। ऐप कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट डॉट स्पेस डॉट TS इसके अंदर भी नहीं बनेगा। CSS और HTML वाली होगी। इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर अभी जो ये सारा काम उठा के यहाँ पे रखा है कॉन्टैक्ट वगैरह का, index.html में आते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ से सारा काम ये हमारे पास हो गया, हीरो सेक्शन ये हमारे पास मेन हो गया, ठीक है। कंट्रोल X करा, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML वाली फाइल में आया, यहाँ से मैंने इसके बाद सारा काम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हेडर फुटर ये रहा हमारा, ठीक है। इसके बाद जाके फुटर से, फुटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? राउटर आउटलेट को हटाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पहले जाकर इसका रिजल्ट देखते हैं
कि हमारी वेबसाइट का रिजल्ट कैसा आ रहा है, फिर आगे चलेंगे। एनजी सर्व करा, हाँ मैंने फायरबेस CLI का कहा था, किसी ने देखा? विंडो का बटन प्रेस करके देखो, फायरबेस CLI लिखो, यहाँ पर है। नहीं है, ठीक है, फिर हमें यानी डाउनलोड करनी पड़ेगी। सही है। डाउनलोड कर दो ना उसको, डाउनलोड भी नहीं होता है। अभी करके चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं। अच्छा भाई, इसने मुझे यहाँ पर एक एरर दिया है style.css में। यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है कि एरर है क्या? क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास एरर आया था। हाँ फॉलोअर का मतलब हाँ, वो जो बैकग्राउंड इमेज उसने लगाई है ना, वो अलग पाथ से लगाई हुई है। अब मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा उसको थोड़ा सा, तो खैर कर लेते हैं इसको भी, फिर हमारे पास ये वाला मसला सही हो जाएगा। लाइन नंबर कह रहा है 1141, ठीक है, चले जाते हैं जल्दी से। ये रहा हमारे पास 1141, ऊपर चला गया, वन ये रहा, ठीक है। यहाँ से मैंने ये हटाया, इसके बाद मुझे एक और लाइन में मसला देगा। एस नहीं लगाया, ASSETS/, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि नीचे भी जाके लगाना पड़ेगा। कॉपी, इसके बाद इसने मसला दिया 826 में, तो 2-3 जगह पे बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है जहाँ पे मसला करेगा ये। तो हम लोगों ने इसको URL को नेक्स्ट लाइन में भेज दिया, यहाँ से इस चीज़ को रिमूव कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और कोई मसला दे रहा है? नहीं है, ठीक है। तो 2-3 जगह थी जहाँ पर हमें जाके चेंज करना था, लोकल होस्ट 4200। क्या खराबी है हमारा? सही आई है, ठीक है, हमारे पास सारी चीज़ें सही चल रही है, बस कॉन्टेक्ट पर अब मुझे फायरबेस का सारा काम कराना है। तो फायरबेस पे काम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ को अपने पास डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसे फायरबेस CLI कहते हैं, ठीक है। आपके पास सारा काम ऑटो हुआ हुआ है, बस आपको रन करना आना चाहिए, और रन करके आपका इंसर्ट भी हो जाएगा, पेज वगैरह भी आपका सब चीज़ें सही चलती है। फायरबेस पे हमारे पास एक फ़ायदा ये होता है कि जब जब अकाउंट के मतलब कोई हमारे पास डिटेल आती रहती है, तो मुझे पेज बताओ मैं कौन सा था, मुझे ना क्या कहते हैं, पेज को रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। MySQL के अंदर और SQL सर्वर के अंदर जब आपके पास डेटा नया इंसर्ट होता है तो आपको पेज की रिलोड करने की जरूरत पड़ती है, तब जाके नया रिजल्ट लेता है। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और MySQL और SQL के अंदर एक चीज़ ये भी है कि आप प्राइमरी की कौन से कॉलम पे लगाते हो? प्राइमरी की, जिसका आईडी पे नहीं, ऐसे कहोगे कि प्राइमरी की हम लोग उस कॉलम पे लगाते हैं जिसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है। जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो, जिसकी डेटा टाइप बार चार हो, आप उसके ऊपर जाकर अपने आराम से काम कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बात छोड़ देना कि MySQL और SQL सर्वर की तरीके से ही काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम चलाता है आपके पास। और इसका अलग तरीके से काम में पहली चीज़ हम लोगों ने देखी कि प्राइमरी की कौन सी डेटा टाइप पे लग रही है, स्ट्रिंग या बार चार पे लग रही है, इंटीजर पे हमारे पास लगी है। लगानी हो लगा सकते हो, लेकिन दूसरी तरीके से यानी नेम और बार चार पे भी आप लोग लगा सकते हो अगर आप लोग लगाना चाहो। MySQL और SQL के अंदर ये नहीं होता। वैसे प्राइमरी की का काम क्या होता है? डुप्लीकेट एंट्री को रोकता है हमारे, वो ऑटो इंक्रीमेंट करता है। जो आप कह रहे हो ना कि ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खुद ब खुद मिलनी होती है, वो ऑटो इंक्रीमेंट का काम है। हमारे पास इसका काम है। तो प्राइमरी का काम क्या है, अगर किसी एक रॉ के अंदर एक ID आ गई 1, तो दोबारा 1 नहीं आ सकती, दोबारा आएगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज को अपने अंदर अलाउ नहीं करता। अब जब मैंने नेम के ऊपर प्राइमरी की लगाई हुई है, तो अगर सेम नाम की हो जाती है ना, तो ये अलाउ करेगा, क्योंकि एक नाम दो बंदों के एक नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये खुद ब खुद पिक कर लेगा, दो नाम आपके अलग अलग कर देगा। ये मत समझ लें कि प्राइमरी की जो डेफिनेशन MySQL और SQL के अंदर थी वो भी सेम नहीं कर रहती है हमारे पास। यूनिक बहुत ही यहाँ पे बस आपको लगानी है, आप किसी भी कॉलम पे जाके लगा सकते हो। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये हो चुका है, ठीक है। मैंने कुछ स्टेप्स आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि आपको रन करने में थोड़ी देर के लिए यहाँ पे फायरबेस CLI शायद डाउनलोड हुआ हुआ है। अगर हुआ हुआ है तो मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ और आपको वापस से बता देता हूँ। नहीं हुआ हुआ, सही है, हम लोग दोबारा से कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है और फायरबेस सबसे पहले सर्च करना है। फायरबेस भी मैंने क्या बोला था, क्या है, एक डेटाबेस ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको अलग कैसे करेंगे कि डेटाबेस नेट से चल रही है हमारे पास, वो ऑफलाइन चल जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या करा,
कंट्रोल स्पेस करा और इसको ओपन न्यू टैब कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। तो इसका अकाउंट ना बाय डिफॉल्ट कैसे क्रिएट हो जाता है, आप लोग अपने जीमेल अकाउंट लॉगिन रखना और फाइल पे जाके सर्च करना, खुद ब खुद आपका अकाउंट बन जाएगा इसके ऊपर। तो मैंने यहाँ से आके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा, ठीक है। अब ये जो सारी है ना, ये जो दिख रही है आपको 2206G माई प्रोजेक्ट टेस्ट, ये सारे आपके पास है डेटाबेसेस। इसके अंदर सारे टेबल्स वगैरह बने हुए आपके पास नजर आ रहे होंगे। तो ये हमारे पास डेटाबेसेस हैं, ठीक है। इसकी डेटाबेस आपको एक और जगह पे यूज़ होती है जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हो। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आपके प्ले स्टोर पर होती है, जब आप वो बनाते हो तो उसके लिए भी डेटाबेस चाहिए होती है, फाइल बेस चाहिए होती है, सही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एक न्यू डेटाबेस बनानी है। तो मैंने यहाँ से आकर ऐड प्रोजेक्ट करा। यहाँ पे डेटाबेस का नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना कि भाई MySQL के अंदर एक नुकसान ये था कि मैं किसी भी दो वर्ड्स के बीच में डैश नहीं डाल सकता था, ठीक है। अंडरस्कोर यूज करना पड़ता था या साथ मिला के लिखना पड़ता था। यहाँ पे आप डैश डाल सकते हो बीच में, लेकिन स्पेस नहीं कर सकते, यानी ऐसा नहीं कर सकते। 2109D01 करा मैंने और आगे जाके स्पेस करके डेटाबेस कर दिया। अब इसने आपको कोई एरर दिया भी? एरर तो नहीं दिया, लेकिन ये आपको जो पिक करेगा ना वो 2109D01 ही पिक करेगा, डेटाबेस का वही पिक नहीं करेगा। तो मेरे पास यदि किसी काम की डेटाबेस नहीं, तो आप डैश यूज कर सकते हो, हाइफन अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, स्पेस यूज नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2109D01 और यहाँ पे जाके मैंने लिखा DB कह रहा है। अच्छा, ये अंडरस्कोर का मसला दे रहा है, ठीक है। अंडरस्कोर हटा के हाइफन कर देता है, इसलिए वे पे कर दिया। तो जाके कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से फिर अगेन कंटिन्यू, सिलेक्ट एन अकाउंट। यहाँ से अभी आप लोग सिलेक्ट कर लेना टेस्टिंग, सिलेक्ट कर लेना टेस्टिंग। टेस्टिंग करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट, एक डेटाबेस बना रहे हो, ठीक है। टेस्टिंग में चीज़ों का क्या कि अभी देखो टेस्टिंग का ये काम है कि अभी आप डेटाबेस के शुरू में हो ना, तो आपको किस तरीके से सारा काम करना है, किस तरीके से कहाँ जाके कैसे डेटाबेस बनानी है, रियल टाइम डेटाबेस क्या है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें क्या है, आपको पहले थोड़ा सा दिखा रहा होगा, बता रहा होगा उसके बारे में। अगर आप डायरेक्ट टीम पे चले गए ना तो फिर आपको वो नहीं करेगा, वो समझेगा प्रोफेशनल हो। लेकिन अभी आप क्या हो, तो हम यहाँ पे क्या करना है, टेस्टिंग के वाले फेज पे आए। जब हमारे इसके ऊपर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो हम टीम पे चले जाएंगे। वैसे दोनों तरीके से ना आपको एक ही प्रोजेक्ट बना के देगा, बस उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको हाइड कर देगी। जैसे क्रिएट डेटाबेस के नीचे इसमें थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ होगा, उसमें आपको बता रहा होगा कि भाई इसमें ये चीज़ें होती हैं। जब मैं वहाँ से जाऊँगा तो हटाया होगा। अभी हमें समझना है कि कहाँ से क्या चीज़ हो रही है। तो अभी मैंने क्या करा है, वो टेस्टिंग को सिलेक्ट करा है। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पर डेटाबेस बनी हुई अभी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अच्छी हो जाती है, यहाँ पे जो आप लोगों के पास लिखा हुआ होता है कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, वो चीज़ भी यहाँ से चलती है। बस आपको वहाँ पे बनाना होता है, यहाँ से कनेक्टिविटी करनी होती है और वहाँ पे कोई भी बंदा क्लिक करता है वो कंटिन्यू विद गूगल हो जाता है, कंटिन्यू विद फेसबुक हो जाता है। सारा काम खुद ब खुद ये करके देता है फाइल बेस। वो MySQL नहीं चलाएगा, वो SQL सर्वर नहीं चलाती है वो चीज़, वो फाइल बेस चलाती है। इसलिए अक्सर हमारे पास में वो एप्लीकेशन के ऊपर दिख रहा होता है। वेबसाइट पर आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करने गए हो, बहुत कम दिखता है आपको कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक वगैरह। लेकिन जब प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपके पास वो दिखता है। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तब आपको ज़्यादातर दिखता है, मतलब हर एप्लीकेशन के अंदर तकरीबन होता है वो हमारे पास। तो एप्लीकेशन के अंदर क्यों है, क्योंकि वो फाइल बेस के साथ डेटाबेस कनेक्टेड है। अब ये सारा काम करके दे दिए तो आपको अच्छा ना, फिर वो लगाते हैं हमारे पास, वो बोलते सही है भाई, यहाँ से एक अच्छा फीचर ऐड हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है बिल्ड पे और जाना है रियल टाइम डेटाबेस में। रियल टाइम डेटाबेस में आकर हमारे पास क्या होगा, पेज को रिलोड करने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास खुद ब खुद टेबल्स बनते रहेंगे और खुद ब खुद डेटा ऐड होता रहेगा। वहाँ से आप लोग फॉर्म फिल करोगे, यहाँ पर आपके पास डेटाबेस के अंदर डेटा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ से मैंने करा क्रिएट डेटाबेस, और क्रिएट डेटाबेस करने के बाद आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करने देना यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेजेस के ऊपर भी होता है कि आगे आगे कोई लैंग्वेज चेंज हो जाए तो हमें सिर्फ इंग्लिश या उर्दू समझ में आती है, उसके अलावा कोई लैंग्वेज ही समझ में आती है। तो मैंने यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, और इसके बाद कर देना है नेक्स्ट। अगेन ऊपर कह रहा है स्टार्ट इन डॉक मोड और स्टार्ट इन टेस्ट मोड। अब मैं देखो, जब यहाँ पे इसका पहले इंटरफेस देख लो कैसा आ रहा है, सही है। अब जब मैंने यहाँ क्लिक करा क्या हुआ, चेंज हुआ है थोड़ा सा आउटपुट। उस आउटपुट में क्या चेंज हुआ, नंबर नहीं आ रहे, ये आ रहा है कि ये रिकॉर्ड कब इंसर्ट हुआ, ये रिकॉर्ड कब इंसर्ट हुआ, ये डेट लिखी हुई है उसमें। देखिए ये जो नंबर लिखे हुए ना, इसने डेट लिखी हुई है यहाँ पे कि 2023 तीसरा महीना 29 तारीख। इस तरीके से इसने आपको बताया कि ये वाला रिकॉर्ड इस टाइम पर इंसर्ट होगा।
तो रियल टाइम डेटाबेस में आपको ये बता रहा होता है। अगर आपको ये फीचर चाहिए तो आप किस पे क्लिक करोगे, टेस्ट मोड पे, और अगर ये यहाँ पे चले जाऊँगा ये देखना फिर हट जाएगा। तो हम लोग यहाँ से टेस्ट मोड पर ही जाएंगे और इसके बाद मैंने यहाँ से कर लिया एनेबल। ठीक है, इसने आपके पास यहाँ पर जाकर एक चीज़ बना दी, आपका फायरबेस का अकाउंट बन गया। वहाँ पर एक डेटाबेस आपने रियल टाइम डेटाबेस की भी बना ली। अब आप आओ यहाँ पर और यहाँ पर जाके सर्च करो फायरबेस CLI डाउनलोड। सही है, पहली वाली आपको वेबसाइट दिखेगी, इसी वेबसाइट पे जाना। इस वेबसाइट पे जाने के बाद ये भी देखो इसने फायरबेस का ही पूरा वो खुला हुआ है, ये फायरबेस की है वो ये डेटाबेस, मतलब हमारी वेबसाइट। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास फायरबेस CLI बाइनरी फॉर विंडोज, इसके ऊपर क्लिक कर लो। अच्छा थोड़ा सा टाइम लीजिए डाउनलोड करने में, थोड़ा सा टाइम ले लेना इसको, ठीक है। लेकिन हमें डाउनलोड करनी ज़रूरी है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं इसको करूँगा कीप। आप हो सकता है आप लोग उसमें ना दिखाए, लेकिन यहाँ पे दिखाया, हम भी डाउनलोड करेंगे। इतना टाइम नहीं लगी, हो जाएगी। चलो कर लो, डाउनलोड पे लगा दो फायरबेस CLI डाउनलोड, ऊपर से लेके मैं डाउनलोड पे लगा 134 MB की। तो ऐसे हुआ ऊपर गया और ऊपर आओ, ये कब आ रहे हैं विंडोज फायरबेस बाइनरी विंडोज, नीचे 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 आ रहे, इस पर क्लिक कर दो, डाउनलोड करनी शुरू हो जाएगी। 134 MB की है, वो अभी से लगा दोगे, जब तक लेक्चर कंप्लीट होगा आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। जाओ जल्दी से, जल्दी आ जाओ, बस फिर डाउनलोड हो गई है। अच्छा एक बात याद रखना है यहाँ पर कि आपके पास इस सिस्टम पे, किसी भी सिस्टम पे बैठोगे, किसी ना किसी का फायरबेस का अकाउंट लॉगिन होगा CLI पे। आपके अगर मैं PC की बात करूँ, लैपटॉप की बात करूँ, उसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप की, किसी ना किसी का ना लॉगिन होगा। तो आपको ऊपर एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा, जब आप ये इसको डाउनलोड होगा, मैं रन करूँगा, एक कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, उसके ऊपर जाके आपको अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर वो अकाउंट आपका नहीं है तो आप उसको जाकर एक कमांड लगाओगे फायरबेस लॉगआउट, फायरबेस लॉगआउट। जब आप ये लिखोगे ना तो जिसके भी क्रेडेंशियल पहले से सेव हुए थे ना वो क्लियर हो जाएंगे और आपका अकाउंट खुद लॉगिन हो जाएगा। तो ये वाली कमांड याद रखना। अभी हम लोग यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि मेरा ही अकाउंट आ रहा है या किसी और का आ रहा है। अगर किसी और का आ रहा होगा तो फिर मैं उसको लॉग आउट करूँगा, क्योंकि ये सर्वर PC यहाँ पे किसी ना किसी के क्रेडेंशियल हो सकते हैं सेव हों। ठीक है, हमारे पास डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड करने के बाद इसको शो इन फोल्डर करने, यार बातें नहीं भाई, अभी बोलो बातें नहीं कर रहे थे, चल भाई हो जा, हो गई। शो इन फोल्डर करते हैं, शो इन फोल्डर करने के बाद मैंने इसको रन कर लिया। बस ये टाइम लेगी आपके पास, और थोड़ी सी कमांड जो है ना वो रन होने में टाइम लेंगी। रन करते हैं इसको। रन करने के बाद ये आपके सामने पहले स्टार से लिख के देगी फायरबेस, और फिर उसके बाद थोड़ा सा जनरेट करेगी। तो यहाँ पर इसने फायरबेस की क्रेडेंशियल चेक कर रहा है। फायरबेस के क्रेडेंशियल चेक करने के बाद बताएगा कि कौन सा ईमेल अकाउंट है, कौन सा नहीं है। कौन सा दिया? ठीक है, मेरा वाला ही दिया इसने। अगर यहाँ पर आपके पास कोई और आ जाता तो सिंपल से आपको मैंने कमांड बताई, यहाँ पे जाके आप लोग लिखना फायरबेस और आगे जाके लिख देना लॉगआउट। सही है। अब मैं अगर यहाँ से लॉगआउट कर दूंगा ना तो फिर मुझे दोबारा से रन करना पड़ेगा सारा काम, फिर अकाउंट वहाँ से वापस करना पड़ेगा, फिर वो सारा काम सही हो जाएगा, वापस से लंबा हो जाएगा काम। तो आप लोग ये वाली चीज़ याद रखना, अपने पास भले लिख लो या पिक्चर ले लो इसकी, या फायरबेस लॉगआउट लिखनी है बस। अब इतना काम खत्म हो गया। इतना काम खत्म होने के बाद इसको बंद नहीं करो, अभी मिनिमाइज कर दो। ठीक है, मिनिमाइज करने के बाद मैं इसको डाउनलोड को बंद कर देता हूँ। यहाँ पर अभी मुझे गूगल क्रोम की ज़रूरत है, फायरबेस को भी मैं बंद नहीं कर रहा। और यहाँ पर जाकर मैंने एक चीज़ लिखी हुई है आपके सामने, ये आपको कमांड चलानी है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जो मेरी गूगल पे डेटाबेस पड़ी हुई है उसको
अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर कनेक्ट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास एक ये वाली चीज़ लिखी हुई है ng8@angular/5, इसको आपको अपने पास रन करना पड़ेगा। तो मैं जाके यहाँ पे कर देता हूँ रन। अभी तक सिर्फ डाउनलोड करा के उसको इंस्टॉल कराया मैंने। अच्छा, कमांड क्या थी हमारे पास, जाके देख लेते हैं। ng@angular/5, तो मैंने लिखा add@angular/CLI नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फाइल। तो मैंने लिख दिया फाइल, नहीं फाइल कमांड है ना, तो उसने अपने पास पहले से बना के रखी है कुछ, तो जैसी कमांड है मुझे वैसे ही रन कर लिए। अच्छा, यहाँ पर आपको कह रहा है कि भाई वही वाई और नो वाली चीज़ है, तो ये आपसे पूछेगा, यहाँ पर आप लोगों को बस वाई प्रेस करना है। किसका? ये तेरा 7.5.0। हो सकता है मेरे पास प्रॉक्सी का मसला भी है, क्योंकि ये प्रॉक्सी पे मसले करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी नेट लगा हुआ है प्रॉक्सी के थ्रू लगा हुआ है। आप लोगों के घर पे प्रॉक्सी वाला नेट नहीं है, तो घर पे तो शायद आपके पास डायरेक्ट चल जाए, लेकिन यहाँ पर शायद मसला कर है प्रॉक्सी का, तो मसला देगा, हम उसको सही कर देंगे। प्रॉक्सी ऑफ करनी पड़ेगी मुझे। अच्छा, इन कमांड्स के लिए नेट होना ज़रूरी है भाई। इन कमांड्स के लिए अगर नेट नहीं हुआ ना, उधर बैठा रहना, इसलिए लंबी चलती है कमांड। क्या करना है आपको, डाउनग्रेड करना है ना, बस विंडो बार करो, CMD करो, किसी फोल्डर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डाउनग्रेड हो जाएगा आपका। एक एक करके वो कमांड चला दो डाउनग्रेड वाली। हाँ, बेटर है। अच्छा, VNC पर आ जाओ, हो गया वाला। अब देखो हमारे पास ये चीज़ हो चुकी है, इसने सारा काम मेरा कर दिया, लेकिन इसके बाद ना आपको यहाँ पर अभी थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। हम लोगों ने कौन सी डेटाबेस यूज़ करी थी? रियल टाइम डेटाबेस। वहाँ से आके मैंने रियल टाइम डेटाबेस सेलेक्ट कराई थी। तो आप पहले डाउन आओगे, ठीक है, यहाँ पर जाके स्पेस करोगे, इसको पता चलेगा ताकि मेरे को रियल टाइम डेटाबेस करनी है। लेकिन एक चीज़ ऊपर अभी और हमारे पास गलत हो रही है, वो क्या हो रही है, वो ये भी सिलेक्ट हुआ होगा ऊपर। रुको, इसको रोक, Ctrl+C वापस से चला, अब जल्दी बन जाएगी थोड़ी। हमारे पास स्टैटिक एक पर होना चाहिए, और वो किस पर होना चाहिए, रियल टाइम डेटाबेस, उसके अलावा कहीं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले उसको कर लेते हैं काम। अच्छा, आप लोगों ने अगर रियल टाइम डेटाबेस सिलेक्ट नहीं करा तो इसका एक और चीज़ से आपको पता चल जाएगा। आप लोग इसके बाद आगे जाओगे ना, तो आपसे एक प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। अगर उसने प्रोजेक्ट का नाम पूछा तो आपने सही डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, और अगर इसने आपसे प्रोजेक्ट का नाम नहीं पूछा तो क्या होगा आपके पास, आपने गलत करिए, आपको दोबारा से एक कमांड चलानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ से पहले स्पेस सिलेक्ट करा ताकि वो जो ऊपर चीज़ सिलेक्ट हुई थी ना वो हट जाए। नीचे आया,
रियल टाइम डेटाबेस पे गया, स्पेस दबाया, इसने रियल टाइम डेटाबेस अब सिलेक्ट करिए, एंटर कर दो। चेक कर लूँ, इसका करवा दूँ, चेक कर लो। हाँ भाई, इसने मुझे इसके बाद जैसे मैंने करा ना, तो इसने बोला कि ये वाले अकाउंट की डेटाबेस उठा के करानी है। अब फायरबेस पे ना एक चीज़ अच्छी होती है, MySQL के अंदर सारा काम मिक्सअप हुआ होता है। कोई दूसरा फैकल्टी पढ़ा रहा है, उसने भी MySQL पे, यहाँ पे जाओ मोर इन्फो में, मोर इन्फो। हमारे पास क्या होता है, MySQL और SQL सर्वर के अंदर ना एक ही सर्वर पर बहुत सारी डेटाबेस पड़ी होती है, वो सारी डेटाबेस मेरी नहीं होती, किसी और फैकल्टी की होती है। फायरबेस पे एक बेहतर चीज़ ये है, आपकी सारी डेटाबेस जो बनती है ना वो आपके अकाउंट में बनती है। अब मैं जब अपना अकाउंट यहाँ से फायरबेस से लॉग आउट करूँगा ना, कोई दूसरा वो आएगा फैकल्टी, वो पढ़ाएगा, तो फायरबेस अगर वो कनेक्ट करेगा तो डेटाबेस उसके अकाउंट पर बनेगी। तो सारी डेटाबेस हमारी यहाँ पे क्या रहती है, सेपरेट रहती है, सारा काम आपस में मिलता रहता है। अब इसने मुझे यहाँ से पूछा कि भाई आपका यही वाला अकाउंट है या आप दूसरा करना चाह रहे थे, मैंने बोला नहीं यही वाला अकाउंट है, ठीक है मैं इसी अकाउंट पे आगे जाऊंगा, तो मैंने कर दिया एंटर। एंटर करने के बाद इसने देखो मेरे पास वहां पे 4 डेटाबेसेस थी, चारों की चारों डेटाबेस उठा के दी। कौन कौन सी दी है इसने, 2206G, 2109D, 01 जो अभी बनाई थी, माई प्रो और टेस्ट। तो मैं यहाँ से कौन सी सिलेक्ट करूंगा जो हमें चाहिए। मैंने एंटर करा। एंटर करने के बाद अगर आपसे ये चीज इसने पूछी है, क्या बोल रहा है, प्लीज सिलेक्ट एन ऐप, आपको